Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello dear students, so I'm Poonam here again, and as you know that we were studying about the first chapter of history, the French Revolution, and we have completed 2 topics, and this is a 1.3 topic, and our new topic for today is the a growing middle class envisages एन एंड टू प्रिविलेज। ठीक है, इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि कैसे जो मध्यम वर्गीय क्लास था या मध्यम वर्ग जो था वो कैसे ग्रो किया, ठीक है, वो कैसे उभर कर आया, और एनविसेजेस मतलब कल्पना की गई, इमेजिनेशन की गई फॉर द एंड टू प्रिविलेजेस, कि कैसे कल्पना की गई कि जो विशेषाधिकार थे उन्हें ख़त्म कर दिया जाए, ठीक है, उनको एंड अप कर दिया जाए। So in the past, peasants and workers had participated in revolts against increasing taxes and food scarcity। जैसा हमने पहले पढ़ा था अभी पिछली बार कि पिछले टॉपिक में कि जो पीजेंट्स थे, जो फार्मर्स थे वो और जो वर्कर्स थे वो उन सबको टैक्स पे करने होते थे, ठीक है। तो वो अब जो पीपल थे वो उनके लिए जो टैक्सेस थे वो बढ़ते जा रहे थे और फूड की कमी होती जा रही थी। तो उन्होंने क्या किया, दे पार्टिसिपेटेड इन रिवॉल्ट। रिवॉल्ट मीन्स एक क्रांति, एक वॉर कह सकते हैं, ठीक। तो उन्होंने वो पूरी तरह से इन सब के अगेंस्ट इंक्रीजिंग टैक्सेस और फूड स्कैर्सिटी यानी कि फूड में कमी, ठीक है, के लिए उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया। But they lacked the means and programs to carry out full scale measures। मगर उनके पास साधनों की कमी थी। मीन्स होते हैं साधन, ठीक है, साधनों की कमी थी। एंड प्रोग्राम्स टू कैरी, और ना ही वो ऐसे कोई प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज कर सकते थे आउट फुल स्केल मीजर्स दैट वुड ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर, ताकि जिन्हें पूरी तरह से साधनों के साथ अगर कोई प्रोग्राम को रेडी किया जाए या ऑर्गेनाइज़ किया जाए जिससे क्या हो सके कि वो सामाजिक और अर्थव्यवस्था में यानी कि आर्थिक रूप से कुछ चेंजेस ला सकें। तो उनके पास इतना ज़्यादा इनफ कुछ भी नहीं था, ना साधन थे और ना ही इतनी मतलब ज़्यादा पावरफुल थे वो लोग, ठीक। सो दिस वाज लेफ्ट टू दोज ग्रुप्स विद इन द थर्ड एस्टेट हु हैड बिकम प्रॉस्पेरस एंड हैड एक्सेस टू एजुकेशन एंड न्यू आइडियाज़, ठीक। तो अब जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो किसकी बन गई, द लेफ्ट ग्रुप। अब एक ग्रुप आपने पढ़ा था उसमें अब की बचा था थर्ड एस्टेट का टॉप ग्रुप यानी कि फर्स्ट ग्रुप, अपर ग्रुप, ठीक। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अब उनकी बन गई, उस ग्रुप की बन गई विद इन द थर्ड एस्टेट में रहते हुए हु हैड बिकम प्रॉस्पेरस। थर्ड एस्टेट में रहते हुए भी जो लोग काफ़ी प्रॉस्पेरियस यानी कि वेल्दी बन चुके थे, एंड हैड एक्सेस टू एजुकेशन, जिन्होंने एजुकेशन गेन की थी और नए आइडियाज़ मीन्स अपने नए आइडियाज़ उभर कर आ रहे थे, ठीक है। मतलब उनके शिक्षा के साथ उनके जो आइडियाज़ थे या उनकी जो सोच थी वो काफ़ी बदल गई थी, ठीक। सो द 18th सेंचुरी विटनेस द इमर्जेंस ऑफ सोशल ग्रुप। इस तरह से जो 18th सेंचुरी थी वो एक विटनेस के रूप में यानी कि एक हम कह सकते हैं कि विटनेस के रूप में एक प्रूफ के रूप में या एक उदाहरण के रूप में एक मीन्स गवाह, ठीक है, एक गवाह है विटनेस द इमर्जेंस ऑफ सोशल ग्रुप। तो इस तरह से जो 18th सेंचुरी थी वो एक विटनेस बनी, गवाह बनी कि उस एज में या उस सेंचुरी में सबसे ज़्यादा जो सोशल ग्रुप्स थे वो उभर कर आए, निकल कर आए। टर्म्ड द मिडिल क्लास हु अर्नड देयर वेल्थ थ्रू एन एक्सपेंडिंग ओवरसीज ट्रेड। यहाँ पर ज़्यादातर मिडिल क्लास के लोग कौन थे, वो लोग जिन्होंने ज़्यादातर धन कमाया था किसके थ्रू, द एक्सपेंडिंग ओवरसीज ट्रेड, जो समुद्री व्यापार किए जाते थे उनसे अपना व्यापार बढ़ाया था और धन कमाया था। एंड फ्रॉम द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, और भी कुछ काम थे जैसे मैन्युफैक्चर ऑफ गुड, सामान बनाना, सच एज़ द वुलन और सिल्क टेक्सटाइल। इनके एग्जाम्पल हैं जैसे वुलन और सिल्क टेक्सटाइल, ठीक। अब इनमें से कुछ और लोग भी थे दैट वर द आइदर एक्सपोर्टेड और ब्रॉड बाय द रिचर मेंबर ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। अब यहाँ पर और भी वर्क थे लाइक दैट, एक्सपोर्ट करना और ब्रॉड कर और चीज़ों को ख़रीदना जो वहाँ के रिचर मेंबर सोसाइटी के जो धनी लोग थे उनका काम था, ठीक।
तो इन सब से क्या था कि एक क्लास, मिडिल क्लास उभर कर आया था जो एजुकेटेड था, वेल्दियर था और स्ट्रॉन्ग था, तो काफ़ी पावरफुल भी था, ठीक। सो इन एडिशन टू मर्चेंट्स एंड द मैन्युफैक्चरर्स, द थर्ड एस्टेट इंक्लूडेड प्रोफेसर सच एज द लॉयर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स, ठीक है। इन सब के अलावा जो बिजनेसमैन के अलावा जो मर्चेंट्स थे, मैन्युफैक्चरर्स थे, इनके अलावा थर्ड एस्टेट में प्रोफेशनल्स, ठीक है, यानी कि जो प्रोफेशनल लोग थे, या लाइक दैट लॉयर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स, ये भी उसी कैटेगरी में आते थे। सो ऑल ऑफ दीज वर एजुकेटेड, और ये जो सभी लोग थे ये लगभग ये सभी एजुकेटेड थे एंड बिलीव, और विश्वास रखते थे दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ, और वो ये विश्वास रखते थे या उनका मानना था कि किसी भी ग्रुप को समाज में उसकी बर्थ के बेस पर कभी भी प्रिविलेज या विशेषाधिकार नहीं मिलने चाहिए, ठीक है, या स्पेशल राइट्स नहीं मिलने चाहिए। रेदर, जबकि अ पर्सन सोशल पोजीशन एंड मस्ट डिपेंड ऑन हिज मेरिट, बल्कि एक जो पर्सन है तो उसकी जो सोशल पोजीशन है, समाज में जो उसकी पोजीशन है, वो दैट शुड बी डिपेंड ऑन हिज मेरिट, वो अपने उसके गुणों के आधार पर होनी चाहिए, ठीक। सो दीज आइडियाज़ एनविसेजिंग अ सोसाइटी, तो इस तरह का जो आइडियाज़ थे वो मतलब उन्हीं आइडियाज़ के बेस पर एक इमेजिनेशन की गई थी सोसाइटी की, जो ऐसी सोसाइटी की दैट वुड बी द बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड इक्वल लॉज एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल वर पुट फॉरवर्ड बाय फिलोसोफर्स सच एज जॉन लॉक, ठीक है। तो ऐसे ही एक सोसाइटी की कल्पना की गई थी जो बेस्ड होगी फ्रीडम पर और इक्वल लॉ पर, जो लॉ सबके लिए समान होंगे एंड अवसर मिलेंगे सबको, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल। एंड ऐसे ही कुछ ऐसे व्यूज़ रखे गए थे या आइडियाज़ रखे गए थे बाय द ग्रेट फिलोसोफर्स। यहाँ पर हम बात करेंगे जॉन लॉक और जीन जैक रूसो की, ठीक है। इन हिज 2 ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट, अपनी बुक 2 ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट में लॉक ने लिखा है, लॉक ने मीन्स यहाँ पर शॉर्ट मीन्स वो दिखते हैं टू रिफ्यूट, रिफ्यूट मीन्स होता है किसी चीज़ का खंडन करना, किसी चीज़ को पूरी तरह से नकार देना, निगलेक्ट करना, ठीक। द डॉक्ट्रिन ऑफ द डिवाइन की वो खंडन करते हैं, डॉक्ट्रिन मीन्स प्रिंसिपल, उन सिद्धांतों का जिनके हम कहते हैं कि हमें वरदान के मतलब हमें वरदान मिले हैं, ठीक है, एंड एब्सोल्यूट राइट, और उन अधिकारों का जो पूरी तरह से मतलब कहते हैं कि हमें बाय बर्थ मिले हैं, ठीक। और ऑफ द मोनार्च, ऐसे जो व्यूज़ थे वो मोस्टली किनके थे, मोनार्च के, ठीक। तो जो मोनार्च ये सोचते थे कि वो जिस मीन्स बाय बर्थ उन्हें बहुत सारे अधिकार मिल जाते हैं, वो किसी पर भी रूल कर सकते हैं, किसी को भी लीड कर सकते हैं, ठीक। सो द रूसो कैरीड द आइडिया फॉरवर्ड प्रपोजिंग अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इस तरह से जो रूसो थे उन्होंने अपने एक और आइडिया प्रपोजल था उनका एक और आइडिया के साथ, दैट वाज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। उनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो गवर्नमेंट है दैट शुड बी बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव, कि जो दैट शुड बी मीन्स वो बेस्ड होनी चाहिए सामाजिक तौर पर लोगों और जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो लीडर हैं, ठीक है, उनके बीच में, यानी कि उनको वो दोनों एक दूसरे इंटरेक्ट करने चाहिए, उनके बीच में एक प्रॉपर कम्युनिकेशन या उनके बीच में एक प्रॉपर कनेक्शन होना चाहिए, ठीक। जैसे हम अभी अगर हम बात करें तो हम अपनी कंट्री में भी यही फॉलो करते हैं कि हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, एक लीडर होता है, दैट फॉर्म्स अ गवर्नमेंट, ठीक है। जिनकी वजह से क्या होता है, हम अपनी गवर्नमेंट को फॉर्म कर पाते हैं, और जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो कहीं ना कहीं हमसे कनेक्टेड होते हैं और हम अपने डिसीजन खुद ले पाते हैं। सो इन द स्पिरिट ऑफ द लॉज, एक और बुक थी द स्पिरिट ऑफ लॉज दैट इज़ रिटन बाय मॉन्टेस्क्यू, ठीक है। प्रपोज्ड अ डिवीज़न, उन्होंने भी एक प्रपोजल किया था। अब उनका प्रपोजल थोड़ा डिफरेंट था कि अ डिवीज़न ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट बिटवीन द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। उनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो गवर्नमेंट है उसकी जो पावर्स हैं उनमें डिवीज़न होने चाहिए, उनका बंटवारा होना चाहिए, ताकि गवर्नमेंट को अपना अलग अलग तरीके से वो अलग अलग मैटर्स को सॉल्व कर सके। लाइक दैट उनके अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट है दैट उसकी जो पावर है दैट शुड बी डिवाइडेड इनटू लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव मीन्स टू मेकिंग लॉ,
ठीक. एंड द एग्जीक्यूटिव मीन्स मैनेजमेंट एंड द जुडिशरी मीन्स कोर्ट. ठीक. सो दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट वॉज पुट इन टू द फोर्स इन USA. तो ऐसा ही कुछ मॉडल ऑफ गवर्नमेंट, ऐसा ही जो गवर्नमेंट का जो मॉडल यहाँ पर प्रेजेंट किया था मॉन्टेस्क्यू ने, दैट वाज फोर्स्ड या उसे अपनाया गया था, लाया गया था इन USA. ठीक है, इसी मॉडल को USA में अपनाया गया गवर्नमेंट के. आफ्टर द 13 colonies declared their independence from Britain, the American Constitution and its guarantee of individual rights was an important example for political thinkers in France. ठीक है, लाइक दैट हमने अभी पहले पढ़ा था, जब लुई 16 की बात हो रही थी तो हमने ये पढ़ा था कि उन्होंने अमेरिका को हेल्प किया था फॉर वॉट, कि जो 13 कॉलोनीज़ उनकी ब्रिटेन ने ग्रैब कर ली थी उसे छुड़ाने के लिए, वो भी वॉर में मीन्स वॉर में इन्वॉल्व थे अमेरिका के साथ. ठीक है, ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ दैट ओनली यहाँ पर क्या था, जो अमेरिका था वो सक्सेसफुल हो सका अपनी इंडिपेंडेंस के लिए, यानी कि उनकी जो 13 कॉलोनीज़ ब्रिटेन के अंडर में थी या ब्रिटेन ने ग्रैब की हुई थी, उनसे उन्हें आज़ादी मिल गई थी. ठीक. सो उसके बाद क्या हुआ, अमेरिका अपना एक फ्री स्टेट बन गया या एक फ्री कंट्री बन गया, इंडिपेंडेंस बन गया. एंड आफ्टर दैट दे फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशन. उन्होंने भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और उसमें उन्होंने पूरी तरह गारंटी दी कि हर पर्सन जो भी उस कंट्री में रहता है उसके इंडिविजुअल राइट्स वाज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल फॉर पॉलिटिकल थिंकर्स. जो उन्होंने वहाँ पर अपने उनके लिए इंडिविजुअली राइट्स रखे हुए हैं कि हर पर्सन का अपना इंडिविजुअल राइट है. तो उन राइट्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे. एंड वॉज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल. तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट और इंडिविजुअल राइट्स, ठीक है, इनकी अगर हम बात करें तो दीज वर ओनली द एग्जाम्पल फॉर पॉलिटिकल थिंकर्स इन फ्रांस. तो ये सब रिजल्ट थे उन एग्जाम्पल्स के जो फ्रांस के फिलोसोफर्स ने दिए थे. क्लियर. The ideas of these philosophers were discussed intensively in the salon and the coffee houses and spread among the people through the books and newspapers. अब ये जो थिंकर्स के आइडियाज़ थे वो कैसे लोगों तक पहुँचे. अभी कई फिलोसफर्स हैं जिन्होंने बुक लिख रख दी और वो पर्सनली किसी से कांटेक्ट नहीं कर पाए. ज़रूरी थोड़ा ना कि वो हर पर्सन से पर्सनली कांटेक्ट करेंगे और अपने व्यूज़ रखेंगे. ठीक. तो दैट वाज ओनली द क्या था द आइडियाज़ ऑफ दिस फिलोसफर. जो फिलोसफर के आइडियाज़ थे वो डिस्कस किए जाते थे बाय द पीपल. ठीक है, सैलून में, कॉफ़ी हाउसेस में, ऐसी जगह पर जहाँ पे लोग गैदर होते थे. और उनके जो आइडियाज़ थे वो बुक्स में और न्यूज़पेपर में भी आर्टिकल के रूप में छपते रहते थे. एंड दीज वर फ्रिक्वेंटली रेड अलाउड इन द ग्रुप फॉर द बेनिफिट ऑफ दोज हु कुड नॉट रीड एंड राइट. इवन कि लोगों के बेनिफिट के लिए कि जो आइडियाज़ हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना चाहिए और लोगों को उसका बेनिफिट लेना चाहिए. तो जो लोग पढ़ लिया लिख नहीं सकते थे उनके लिए लोगों को इकट्ठा किया जाता था और ज़ोर ज़ोर से पढ़कर उन्हें सुनाया जाता था कि ऐसा करना ठीक रहेगा, कि वी आर प्लानिंग लाइक दैट. ठीक. सो द न्यूज़ दैट लुई 16 प्लान्ड टू इम्पोज फर्दर टैक्सेस. अब इसके साथ क्या हुआ कि वहाँ पर एक न्यूज़ फैली कि लुई 16 ने प्लान किया है कि वो अपने जो टैक्सेस हैं उनको और ज़्यादा बढ़ा देंगे टू बी एबल टू मीट द एक्सपेंसेस, ताकि वो अपने खर्चों को पूरा कर सकें. ठीक. एंड क्योंकि उनके खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे थे. एंड ऑफ द स्टेट जनरेटेड एंगर. इस वजह से जो स्टेट के लोग थे वो उन लोगों में गुस्सा बढ़ता चला गया. एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ प्रिविलेज. क्योंकि अब लोग दैट ओनली बिकेम अ रीज़न कि जो लोग थे वो और ज़्यादा एंग्री हो गए और उन्होंने ये डिसीज़न लिया कि वो अपने आप को इस प्रिविलेज के, विशेषाधिकार के से बचा कर रहेंगे. ठीक है. तो दैट ओनली बिकेम अ रीज़न टू बी वॉयलेंट फॉर द पीपल. एंड स्पेशली जो कौन से थे, थर्ड एस्टेट के लोग जो टैक्स पे करते थे और जो एज अ वर्कर वर्क किया करते थे. ठीक है. तो इस तरह से दैट वाज एन अराइज फॉर देयर एंगर. ठीक. क्लियर. ओके. थैंक यू.